नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है लाख टके की बात का। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव के लिए पोलिंग बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ के तिलक हॉल में विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करेंगे। उधर उत्तराखंड में भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। विधायक और सांसद पोलिंग बूथ पर पेन और मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर लखनऊ के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि कल राष्ट्रपति चुनाव होना है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये चुनाव होना है। देहरादून की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर तैयारियां किस तरीके से की गई है और साथ ही साथ विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र की भी शुरुआत हो रही है और कल ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी है, जिसे देखते हुए दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई है। बैठक में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित भी किया गया है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है, खासकर समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी। तो क्रॉस वोटिंग की डर के बीच समाजवादी पार्टी डिनर डिप्लोमेसी अपना रही है। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डिनर का आयोजन किया गया है। सुल्तानपुर की इसौली से समाजवादी पार्टी के विधायक ताहिर खान के आवास पर आयोजित डिनर में अखिलेश यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। दाव सभी लोग कह सकते हैं कौन किसके साथ है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी विधायक अभी कुछ समय पहले हमारे साथ बैठे थे। कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बना हुआ है कि कौन किसके साथ है। सबसे बड़ा सवाल विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रही एसबीएसपी को लेकर है, जो अब एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रही है। उसके 6 विधायक किधर जाएंगे? क्या वो एसबीएसपी के साथ हैं या फिर समाजवादी पार्टी कोई खेल करेगी? डर क्रॉस वोटिंग को लेकर है। दावा करने के लिए तो सब कुछ दावा कर रहे हैं। आप देखेंगे सभी हमारे विधायक कल मतदान के साथ दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं। स्पष्ट रूप से जब हम लोग तय कर चुके हैं और वो हमारे माननीय विधायकगण ये स्पष्ट मान चुके हैं कि हम लोग जिस दल से विधायक हैं, दल का नेतृत्व जिस तरफ इशारा कर रहा है मैं उधर जाऊंगा। दरअसल समाजवादी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि एसबीएसपी के 6 विधायकों में से 3 उसके साथ हैं। दावा है कि बस्ती से एसबीएसपी के विधायक दूधराम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जौनपुर की जफराबाद सीट से विधायक जगदीश नारायण और मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी के बारे में भी यही दावा है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर को यकीन है कि सभी विधायक उन्हीं के साथ हैं। आपके सभी 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, जिसमें अब्बास अंसारी भी शामिल हैं। मुख्तार अंसारी के सुपुत्र हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता माफिया कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक उत्तर प्रदेश की सरकार गई और यहाँ की जेल में भी बंद है। अब्बास अंसारी वोट देंगे? इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूछा था, उनके सामने भी बात रखा था। माननीय गृह मंत्री जी ने भी पूछा, उनके सामने भी ये बात रखा। हालांकि अब तक समाजवादी पार्टी को लेकर इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। उधर एसबीएसपी गठबंधन को लेकर आक्रामक है और सवाल समाजवादी पार्टी से है। एसबीएसपी की मंडल स्तर पर जारी समीक्षा बैठकों का मुख्य मुद्दा भी गठबंधन बना हुआ है। तो एक दोस्त की कमियों को बताने का सच्चा मित्र वही होता है जो अपने सच्चे मित्र की कमियों को बतावे, वो उनकी कमियों को उजागर करे। हमने अपने सच्चे मित्र के कमियों को उजागर किया और उजागर ही नहीं किया, उस समस्या के समाधान का हमने सुझाव भी दिया। ये सुझाव उनको बुरा लग गया, जिसके वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। हम अभी भी समाजवादी गठबंधन के साथ हैं और तब तक रहेंगे जब तक माननीय अखिलेश यादव जी ये न कह दें
कि अब ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमें आवश्यकता नहीं है। अब नजरें कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर है कि एसबीएसपी के 6 विधायक किधर खड़े होते हैं, क्योंकि कल की तस्वीर तय करेगी एसपी और एसबीएसपी के गठजोड़ की तस्वीर क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। 21 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इस बीच चर्चा तेज हो गई है, देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। सत्ता में काबिज एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो विपक्ष ने पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उपराज्यपाल पद के लिए 19 जुलाई नामांकन की आखिरी तारीख है और 6 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। अब देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए और विपक्ष की ओर से जिन उम्मीदवार के नाम सामने आए हैं उसके पीछे की राजनीति क्या है। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड समेत कई राज्यों में राज्यपाल रह चुकी हैं। जगदीप धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद चुने गए। चंद्रशेखर सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए। मार्गरेट अल्वा 5 बार संसद की सदस्य भी रही हैं और कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। जगदीप धनखड़ जाट समाज से आते हैं। मार्गरेट अल्वा महिला अधिकारियों को लेकर आवाज उठाती रही हैं। किसान पुत्र, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से निकल करके सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए और जिसे हम कहें कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आकर एक किसान पुत्र ने एक फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाया और एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी और सक्षम राजनेता के रूप में भी 3 दशक तक जीवन में उन्होंने सामाजिक सेवा, देश सेवा की और उच्च कोटि की देश सेवा की। ऐसे प्रत्याशी को हम सब लोग किसान पुत्र को लेकर के आए हैं। मेरा आग्रह है सभी भारत के राजनीतिक दलों से कि आप सबका उपराष्ट्रपति पद के लिए हमारे जगदीप धनखड़ जी का समर्थन मिले। उपराष्ट्रपति पद पर हम सर्वसम्मति कर सके। अभी समय भी है, अभी मौका भी है, तो हम सभी से अपील करते हैं और विशेष करके मैं यूपीए के घटक दलों से और यूपीए के दलों से निवेदन करना चाहूंगा कि आइए, ये मौका है जब हम एक किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कर सकेंगे और सभी के योगदान से वह आगे बढ़ेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो यह प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा होगा और इस मेरी अपील को हमारे यूपीए के साथी अवश्य ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक की गई है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। कल से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। माना यह जा रहा है कि इस बार का मॉनसून सत्र हंगामेदार रह सकता है। सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। उधर विपक्ष के नेताओं ने सदन में अग्निपथ योजना समेत तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा पर जोर दिया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आज सर्वदलीय बैठक चला, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई? मैम देखिए, सर्वदलीय बैठक एक संसदीय परंपरा है। हर सत्र के पूर्व इसे आयोजित किया जाता है और विभिन्न राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण विषय हैं जनहित से जुड़े हुए, उनके अपने अपने राज्यों के और देश की दृष्टि से उस पर चर्चा करते हैं। तो आज विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा में हैं, सभी के फ्लोर लीडर्स ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मैम, जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, एनडीए ने जो बनाया है, इसको लेकर के किस तरह से आप देखती हैं? क्या नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम एनडीए का अंग हैं और एनडीए ने एक बहुत ही परिपक्व, अनुभवी और किसान परिवार से आने वाले एक बेहद योग्य उम्मीदवार को आगे किया है
और उन्हें मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि अग्रिम शुभकामना भी देती हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। हमारे साथ आरएलडी के सांसद जयंत चौधरी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई, सर क्या कुछ आपने कहा? सर देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा हुई और सभी पार्टियों की मांग है कि युवाओं से जुड़ी इतनी बड़ी जो योजना, जो इतना बड़ा परिवर्तन सरकार ने किया है, उसका विरोध भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि सदन में वो बात उठे, बेरोजगारी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों के मुद्दों पर, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है और उसका दुष्प्रभाव कुछ जगह फ्लडिंग है, कुछ जगह सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। तो हम चाहते हैं कि किसानी पे भी हम विशेष एक चर्चा सदन में कराएं। हाँ सर, मैं इसके साथ साथ जानना चाहेंगे, जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है बीजेपी कर रही है, किसान नेता को बनाया है। सर ये सब लेबल्स होते हैं, इतने बड़े चुनावों में इन चीज़ों का मैं नहीं समझता कोई ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, उन्होंने घोषित किया है और अनुभवी नेता हैं, धनखड़ जी का पूरा सम्मान है। कन्नौज में तनाव और लखनऊ में लुलु मॉल केस के बाद सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद कई अफसरों पर गाज गिरी है। कन्नौज के डीएम और एसपी हटाए गए हैं तो लखनऊ कमिश्नरेट में भी तबादलों की कार्रवाई हुई है। कई आईपीएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है और नए अफसरों को जिम्मेदारियां दी गई है। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी, सीएम नाराज। लापरवाही पर अधिकारियों पर गाज। ड्यूटी में लापरवाही और आदेश का पालन नहीं होने पर उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कन्नौज में कल एक मंदिर के बाहर मांस मिलने पर बवाल हुआ था। आज इस मामले में सीएम योगी ने एक्शन लिया। कन्नौज के एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव को वेटिंग में भेज दिया गया है। इसके साथ ही कन्नौज के डीएम राकेश मिश्रा भी वेटिंग में भेजे गए हैं। शुभ्रांत शुक्ला को कन्नौज का डीएम बनाया गया है, जबकि कुंवर अनुपम सिंह को जिले का एसपी नियुक्त किया गया है। लापरवाह और सुस्त अफसरों पर सीएम योगी की सख्ती। कन्नौज में कल एक मंदिर के बाहर प्रतिबंधित पशु का मांस मिला था, जिस मामले में कन्नौज के एसपी और डीएम को हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसपी राजेश कुमार श्रीवास्तव को कन्नौज से हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया है। शुभ्रांत शुक्ला कन्नौज के नए डीएम और कुंवर अनुपम सिंह नए एसपी होंगे। उधर लुलु मॉल केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। मॉल में नमाज के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सामने आने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह को हटा दिया गया। देर रात लखनऊ दक्षिण के उपायुक्त गोपाल चौधरी को भी हटा दिया गया। आईपीएस गोपाल चौधरी को डीसीपी क्राइम की जिम्मेदारी दी गई। लुलु मॉल के बाहर बीते कई दिनों से हंगामा चल रहा है, जिसकी गाज वहां के डीसीपी साउथ गोपाल कृष्ण चौधरी पर गिरी है। आईपीएस गोपाल कृष्ण चौधरी को भी साउथ का डीसीपी पद से हटा दिया गया है। उनको डीसीपी क्राइम बना दिया गया है। रफीक अहमद जी और जकी अहमद जी दोनों मिल के हिंदू कर्मचारियों का शोषण कर रहे थे, मानसिक यातनाएं दे रहे थे। उनसे सावन में गुरु पूर्णिमा के दिन मीट बनवा रहे थे, मांस खिलवा रहे थे, जबरन इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कह रहे थे। जाहिर है सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया है कि लापरवाही और भेदभाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस बीच रामलला की प्रतिमा का लंबाई ऊंचाई को लेकर जानकारी सामने आई है। मंदिर में 5 फीट ऊंची रामलला की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भगवान राम को बाल स्वरूप सफेद पत्थर से निर्मित होगा। जानकारी के मुताबिक रामलला के मंदिर की अचल प्रतिमा को अयोध्या में ही कुशल कारीगर प्रकांड विद्वानों के निर्देशन में तैयार करेंगे। दरअसल अभी जो प्रतिमा मौजूद है उसका स्वरूप छोटा है, लोग दूर से भगवान के दर्शन कर सके, इसलिए एक बड़ी मूर्ति लगाने पर विचार किया जा रहा है। राम मंदिर में भगवान रामलला को जनवरी 2024 तक विराजमान कराए जाने की तैयारी ट्रस्ट ने शुरू कर दी है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक भगवान के सभी मंदिरों में चल व अचल मूर्ति की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा ही मूर्ति भगवान का बाल रूप बन रहा है, तो वो कहाँ स्थापित होगी? वो राम जन्मभूमि तुम्हारा अभी मंदिर बन रहा है, उसी में विराजमान।
तो क्या लगता है, अभी तो छोटी मूर्ति थी, लोगों को दर्शन देखने में दिक्कत होती थी। हाँ, इसीलिए उनको बड़ा मूर्ति बनाया जा रहा है। ट्रस्ट ने एक नई प्रतिमा बनाने की योजना बनाई है। वह कीमती पत्थर से प्रतिमा बनेगी जो इससे बड़ी बनेगी, और उसी का दर्शन जो है श्रद्धालुओं को होगा। प्रतिमा ये भी रहेगी क्योंकि बहुत दिनों की पूजित प्रतिमा है। इसी रामलला की प्रतिमा पर ही हमारे पक्ष में कोर्ट ने आदेश दिया है, विराजमान रामलला के पक्ष में। जब से इसका दर्शन शुरू हुआ, इसमें छोटी मूर्ति लगी है और लोग देखते हैं तो छोटी बताते हैं, और लोग पूछने लगते हैं इसमें और कौन कौन बैठेगा, तो हमको बताना पड़ता है। नीचे रामलला का दर्शन होगा और दूसरी तरफ पे राम और सीता रहेंगे, तीसरी मंजिल पे जो बनेगी खुला हाल रहेगा और बीच में कोई दीवार नहीं रहेगी, तो उसमें राम जी का पूरा परिवार रहेगा। आईसीएसई बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। वही टॉप 4 में बच्चों में 3 बच्चे यूपी के हैं। कानपुर की अनिका गुप्ता को 99.80% नंबर आए हैं। वहीं बलरामपुर के पुष्कर त्रिपाठी के 99.8% अंक आए हैं। इसके साथ ही लखनऊ की कनिष्का मित्तल ने भी टॉप किया है। इस साल आईसीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा में लड़कियों का रिजल्ट बेहतर रहा है। लड़कियों का पास फीसदी लड़कों की तुलना में अधिक है। इस साल 99.98% लड़कियां पास हुई हैं, वहीं 99.97% लड़के भी पास हुए हैं। पहली बार 2 सेमेस्टर में परीक्षाएं हुई हैं। वहीं दूसरी पोजीशन पर 32 बच्चे। उत्तराखंड में बारिश का फिर से रेड अलर्ट जारी हुआ है। 19 और 20 तारीख को तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल और कुमाऊं के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, ऊधम सिंह नगर समेत नैनीताल और चंपावत में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। सहस्त्रधारा इलाके में पिछले साल मानसून सीजन में टूटी ये सड़कें दून वासियों को तो याद है, लेकिन सरकारी सिस्टम शायद इनकी सुध लेना भूल गया है। इन सड़कों का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने भी तुरंत काम करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी क्या स्थिति है वो आपके सामने है। ये तो फिर टूटने वाली है, एक ही बारिश से साफ है। ये 1 साल हो गया ऐसे। ये काऊ विदाई जी है, यहाँ लगा हुआ था काम पर, पता नहीं क्यों बंद कराया इन्होंने। इसी बार गर्मियों में बंद कर दिया था, कह रहे कि ऊपर किसी ने ऊपर से फोर्स करा, बंद करवा दिया। रोड पूरी खराब हो रखी है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है उसमें। पिछली बार काम भी लगा था, विधायक जी ने काम लगाया था, पता नहीं किसी कारण रुक गया काम। वहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दावा कर रहा है कि हर अलर्ट को गंभीरता से लेते हुए सभी डीएम को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर पर सभी तैयारियां करें। स्कूलों को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है। देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार जी, प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाए रखें, सावधानी, सुरक्षा, आवागमन नियंत्रण रखें। किसी भी आपदा दुर्घटना स्थिति में तुरंत अस्थायी कार्रवाई सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। उत्तराखंड में हर मानसून सीजन की यही कहानी है। जो तैयारी पहले होनी चाहिए वो मानसून के पीक सीजन में भी आधी अधूरी ही नजर आती है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो पहाड़ के किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है। अच्छी पैदावार के बाद किसानों को मंडी में फसल का दाम नहीं मिल पा रहा है, तो बारिश के दौरान फसल सड़ने की कगार पर है, जिससे किसान को दोहरी मार पड़ रही है। कभी मौसम की मार तो कभी दूसरी परेशानियां। अब इनकी वजह से किसानों का खेती से मोह भंग हो रहा है। खेती में मेहनत के बाद भी किसानों को मंडी में भाव नहीं मिल रहा और फसल खेत में ही खराब हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि पहाड़ी किसानों की शिमला मिर्च, टमाटर समेत अन्य सब्जियों पर लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। उत्पादन तो हमारा बढ़िया होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मार्केटिंग नहीं मिलती है। जो मार्केटिंग मिलती भी है तो उसमें बहुत ही कम रेट मिलता है।
सड़ने का भी है खतरा, ऐसा हम नहीं कह सकते, सड़ने का भी खतरा है, 10% हम मान के चलते हैं। भीमताल, ताड़ा, सिरुआ, अलचौना, चांफी के साथ धारी ब्लॉक के स्थानों में बड़ी मात्रा में बेमौसमी सब्जी का उत्पादन होता है, जो सीधे हल्द्वानी मंडी भेजा जाता है। लेकिन खेती शुरू करने से लेकर मंडी पहुंचाने में खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो किसान कम पैसे में अपनी फसल औने पौने दाम में ही बेच रहे हैं। कि ये खेती के बजाय अगर जो है आदमी अगर किसी जॉब को करता है, अगर 2000-4000 की नौकरी करता है, उसे उम्मीद है मुझे महीने में जरूर जो है इतना पैसा मिलना है, लेकिन खेती पे तो उसको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि भरोसा उसका दिन पर दिन उठ रहा है। एक तरफ मौसम की मार से अन्नदाता बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंडी से किसान परेशान हैं। ऐसे में सरकार को पहल करने की जरूरत है, ताकि खेती से किसानों का मोह भंग न हो। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरें जारी।